विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर सभी को नमस्कार। पिछले सप्ताह एडवांटेज विदर्भ का पर्व नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट विदर्भ के द्वारा नागपुर में मनाई गई। काफ़ी उद्योजक आए, काफ़ी विद्यार्थी आए, लेकिन ज़्यादातर उद्योजक नागपुर के दिखे। विदर्भ के 7-8 जिलों के वहाँ उद्योजक नज़र नहीं आए। जब विकास होता है तो हमें आगे रहकर काम करना पड़ता है, और विदर्भ को जब हम आगे ले जाना है तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ नागपुर का ही विकास हो रहा है या कुछ पूर्व विदर्भ का विकास हो रहा है। इसमें ऐसा कहने पर कोई उसमें उचित सार्थक नहीं है, क्योंकि जब विकास है तो वहाँ पर अपने आप आगे आकर उस विकास के साथ रहना जरूरी है। आज हम मानते हैं वासीम, बुल्ढाना, इस क्षेत्र में विकास की बहुत ज़रूरत है, और वो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर बड़े उद्योग की संभावना नहीं हो पाई है। हमारे एपिसोड में हमने कई बार कहा है कि अगर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अमरावती के आसपास आता है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। उसके कारण कई उसके सहायक उद्योग लगने शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि वहाँ के उद्योग संगठन एडवांटेज विदर्भ का हिस्सा बनना चाहिए, और उसमें जो भी अपने सुझाव है उसमें रखने चाहिए। हमने गडकरी जी के उनके जो वहाँ पे टीम काम कर रही है उनको भी सुझाव दिया है कि वहाँ पर हर जिले का अगर स्टॉल लगाया जाता है, साथ साथ में हर जिले को एक कमेटी बनाकर उसमें सम्मिलित किया जाता है, तो इससे क्या होगा कि एडवांटेज विदर्भ का फ़ायदा लोगों तक पहुँचेगा, और ज़रूर से यह विकास काफ़ी तौर पर सार्थक होगा। दूसरी ओर डिफेंस का स्कोप हमारे क्षेत्र में काफ़ी है। जब डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ तो उसमें ये बताया गया कि आज जो संभावनाएं हैं विदर्भ के पास सबसे ज़्यादा भारत में है। हम DND के और डिफेंस क्लस्टर के करता धरता श्री दुष्यंत जी देशपांडे को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने प्रयासों से डिफेंस के पर्सनलिटीज को वहाँ पर लाए। किस तरह से डिफेंस प्रोक्योरमेंट में हम उनके सहायक बन सकते हैं, वहाँ पर हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और उन्होंने बाकायदा ये भी जानकारी दी कि क्षेत्र अभी खुला हुआ है, इसमें बहुत संभावनाएं बनी हुई है, और सरकार का बजट भी इस ओर इंडिजिनियस के ऊपर काफ़ी बना हुआ है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे उद्योजक जो वर्धा के आसपास हैं, जहाँ पुलगांव डिफेंस है, भंडारा में वहाँ पर भी डिफेंस है, नागपुर चंद्रपुर के पास भी डिफेंस की बहुत संभावनाएं हैं, तो यहाँ की अपॉर्चुनिटी लोगों ने लेनी चाहिए। आज DND ने कई वर्षों की तपस्या के बाद काम शुरू किया। आज उनके पास भरपूर ऑर्डर है, और नए नए वो डिफेंस में प्रयोग करते जा रहे हैं, और वो उदारता से भी कह रहे हैं कि आपको डिफेंस फैक्ट्री में जबलपुर में इतने मेंटेनेंस के व्हीकल्स आए हुए हैं, आप वहाँ पर काफ़ी काम कर सकते हैं, और डिफेंस में वहाँ पे आपको आराम से पेमेंट भी मिल जाता है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो उस चीज़ को देखते हुए इस सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं बनी हुई है। तो डिफेंस का निस्संदेह आज बहुत ज़रूरत है, चाहे वो हमारा टैंक्स हो, चाहे हमारे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन हो, हर चीज़ में आज डिफेंस काफ़ी काम कर रहा है। AI टेक्नोलॉजी भी आ गई है, और काफ़ी जो पुराने हथियार है उसका मेंटेनेंस बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी को हम ले सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। उसके छोटे छोटे वर्कशॉप भी यहाँ पर करना जरूरी है। सरकार ने उस तरह का कॉन्क्लेव करते हुए डिफेंस के ऊपर जो नीति बनी है वो लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और निस्संदेह डिफेंस का फ़ायदा विदर्भ में सबसे ज़्यादा हो सकता है। स्टील इंडस्ट्री हमने काफ़ी आपसे चर्चाएं की है। हमारा सबसे बड़ा जोर रहेगा किसी क्षेत्र का विकास वहाँ के लोग ही कर सकते हैं।
और जब इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब वहाँ के लोग उस बड़े उद्योग के साथ जुड़ पाए। आज सबसे बड़ी ये चीज़ देखी गई है कि अनाउंसमेंट हो रहा है बड़े बड़े उद्योगों के, लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि वहाँ पर मध्यम श्रेणी या लघु किस तरह से आगे आ सकते हैं। तो उसके लिए भी स्टील क्षेत्र में वो जहाँ पर संभावना बनी हुई छोटे उद्योगों की भी, वो भी उद्योग उनके साथ आने चाहिए। स्पॉन्ज आयरन के उद्योग काफ़ी लग सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टील को कन्वर्शन करने में उद्योग लग सकते हैं। बहुत सारे कम से कम 40-50 तरह के ऐसे उद्योग हैं जो सूक्ष्म लघु मध्यम श्रेणी में स्टील उद्योग में लगाए जा सकते हैं। अगर हम झारसुगड़ा, रायपुर या दुर्गापुर की ओर देखें तो वहाँ का जो विकास हुआ है बड़े और छोटे उद्योगों को मिला के हुआ है। तो ये संभावनाएं हमारे विदर्भ में बन सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी नीति बननी चाहिए स्टील के ऊपर कि जो बड़े उद्योग आते हैं वो लघु मध्यम श्रेणी को एंचुरी या सहायक उद्योग बनाकर आगे लेकर जाए। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विदर्भ का जब मैं अध्यक्ष था, उसमें प्रधानमंत्री को एक हमने अपील की है कि महाराष्ट्र में लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी उद्योग प्रगति की ओर नहीं हो रहे, विशेषतः विदर्भ में तो नकारात्मक प्रगति है। यहाँ पर बड़े उद्योगों को साथ मिल रहा है, बड़े उद्योग के बाद अपने कैप्टिव पावर प्लांट होते हैं, लेकिन जो ये एमएसएमई उद्योग है उनको सिर्फ महावितरण या डिस्कॉम पर भी निर्भर करना पड़ता है। आज महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली दरें हैं। हमने सीएम जो हमारे ऊर्जा मंत्री भी, कई बार हमने उनको जाकर सुझाव दिए, मेमोरेंडम दिए, लेकिन आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई। एडवांटेज विदर्भ के समय भी मेमोरेंडम दिया गया, गडकरी साहब को मेमोरेंडम भिजवाया गया है। हमारी यह रिक्वेस्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा डिस्कॉम विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों से ले रही है। उससे ज़्यादा अफेक्टेड जो इंडस्ट्रीज है वो फाउंड्री है, स्टील है, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग उद्योग है, इनको काफ़ी फटका बैठ रहा है। आज वो उद्योग आगे नहीं आ पा रहे, स्टील उद्योग लगाने की यहाँ सोच नहीं रहे, बहुत सारे उद्योग यहाँ से खसकते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में एक ऐसी नीति होनी चाहिए नेशनल गवर्नमेंट की, वन नेशन वन पावर रेट। अगर ये रेट होती है तो हमारे महाराष्ट्र के लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योग भी यहाँ पर काफ़ी लगने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बनेगी। लेकिन सरकार इस तरफ देखती नहीं है और जिस तरह का करप्शन महावितरण महाजेनको में है, अगर उसको रोकती है तो निस्संदेह इसका फ़ायदा लोगों तक मिल सकता है। आज ज़रूरी है कि जो लघु मध्यम श्रेणी के द्वारा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, आज उसके ऊपर सरकार गंभीरता से देख नहीं रही। आज बिजली की दरें काफ़ी परेशान कर रही है। एमईआरसी में 10 तारीख को नागपुर में हियरिंग हुई, तो उसमें गोयनका जी, सूरी जी, बूदे जी ने सबने प्लीड किया। गोयनका जी ने यहाँ तक किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 सप्ताह का टाइम दिया, जो 9 फरवरी को ख़त्म हो गया। उसके बाद तो एमईआरसी को हियरिंग करने का सवाल ही नहीं होता। उनको तो सीधा जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी उन्होंने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से अगर एमईआरसी अगर सही तरीके से जस्टिस दे पाएगी तो आज लघु उद्योग मध्यम श्रेणी के उद्योग कहाँ जाएंगे। आज सरकार का दायित्व हो जाता है कि जब बाबा साहब आम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो इसमें हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्यों लघु मध्यम श्रेणी जो इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उस पर इतना बोझा क्यों दिया जा रहा है? आज बिजली की दरों के कारण ये उद्योग आगे नहीं आ पा रहे। तो सरकार से पुनः हमारा अनुरोध है कि इसके लिए आप एक समिति बनाइए एक्सपर्ट की, जो उसको देखे कि ये जो दरें हैं उससे किस तरह से उद्योग हलाकान होते जा रहे हैं, क्या ये उचित है? अगर उचित नहीं है तो सरकार ने शीघ्रता से जो रेट बढ़ाए हैं उसे वापस ले लेनी चाहिए और जो छत्तीसगढ़ की रेट है वही पॉलिसी यहाँ पर लागू करनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे नेबर स्टेट के साथ यहाँ के उद्योग टिक सके। कोल टू केमिकल यूनिट के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से उसके बारे में मैत्री में अपनी एक कंप्लेंट दी थी। उस पर सुनवाई हो रही है, कई दिनों से ये एप्लीकेशन पेंडिंग है और सरकार ने 2 साल पहले वादा किया था कि केंद्र सरकार के फंड से हम यहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रास्ते और जो बुनियादी सुविधाएं देंगे। आज ज़मीनें आवंटित कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर भी प्रोजेक्ट आना शुरू होने वाले हैं और भूमि पूजन भी बहुत शीघ्रता से होने वाला है। तो ऐसे समय में सरकार ने तत्परता से वहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से वो बुनियादी सुविधा दे देनी चाहिए। और एक अपील ये भी की गई है कि इस उद्योग को आगे ले जाने के लिए सरकार ने एक ऐसा स्टडी कमेटी बनानी चाहिए जो इसको परमानेंट वायबिलिटी के लिए किस तरह से इंसेंटिव या बाकी सहायता के द्वारा इसको आगे ले जा सके, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हमारे देश में कम से कम 25 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है और
$100 बिलियन के ऊपर इसके अंदर हम यूरिया या बाकी जगह से इसमें कुछ 2-3 साल में अगर इससे प्रोडक्शन चालू हो जाता है पूरी तरह से तो बचा सकते हैं कि आज यूरिया एक्सप्लोजन का इतना बड़ा इंपोर्ट हो रहा है जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक ये है कि जहाँ पर हमारी फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही है। अगर ये इंडिजिनस बनने लग गया तो हम निस्संदेह आगे चले जाएंगे और ये प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए सरकार ने तत्परता से फंड देना चाहिए। इसके लिए विशेषता मैं अडानी जी, श्री बाला साहब दराड़े, श्री मधुसूदन जी अग्रवाल, श्री अनूप जी गोयल और चौधरी जी, इनका विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने आज मेरे सुझाव पर जो कोल के स्टेशन 8 साल पहले हंसराज जी और नितिन जी और देवेंद्र जी के प्रयास से महाराष्ट्र में शुरू किया और पूरे हिंदुस्तान में जिंदल के बाद यहाँ पर सकारात्मक रूप से कार्य करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट के रूप में ये यहाँ पर आए, उसके लिए आज इतना बड़ा ये एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये विदर्भ के लिए बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है और हमें भी बहुत खुशी होती है कि इस प्रोजेक्ट द्वारा पूरे देश का एक नया मैप तैयार हो जाएगा और देश समृद्धि की ओर जाएगा। अब इसके साथ हम पुनः अगले संस्करण में आपसे बात करेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें